हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सीए फाउंडेशन में 2025 की प्रिपरेशन करने वाले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए मैं आज यहाँ पे ICAI का जो ऑफिशियल RTP में 2025 है उसे मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। इस RTP में 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जैसे कि आप लोगों ने कहा है कि इसके जो सभी क्वेश्चंस हैं उनके डिटेल सॉल्यूशन में प्रोवाइड करूं, तो वो इस वीडियो में बेटा मैं यहाँ पे इधर आपके लिए यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो गाइस, शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले ही क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पर ना कंप्लीट सिलेबस के क्वेश्चंस यहाँ पर इधर पूछे गए हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जिन्होंने कुछ चैप्टर में भी ना पढ़े हो, तो कोई नहीं, जब आपके बाद में वो सब चैप्टर्स भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, सिलेबस आपका पूरा कवर हो जाएगा, तो तब आप उन क्वेश्चन को भी यहाँ पर समझ पाएंगे। बट यहाँ पर मैं कंप्लीट सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बेटा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा यार। तो चलिए शुरुआत करेंगे बेटा। देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास यहाँ पर आया है, और सबसे पहला क्वेश्चन गाइस हमारे पास यहाँ पे आया है कि इफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8। बेटा क्या बोल रहा है? अर्थमेटिक मीन बिटवीन दी रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं ना, उस अल्फा और बीटा का जो अर्थमेटिक मीन है, बोले तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 दैट इज इक्वल्स टू 8, एंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम। ज्योमेट्रिक मीन मतलब उन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट बेटा यहां पर कह रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। देन हमसे कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी व्हाट। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर एक बात समझना, यहां से मेरे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16 आ जाएगी, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहां पर मेरे अल्फा इंटू बीटा अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेता हूं तो वो 5 जो है वो 25 बन जाएगा। अब देखो, मैं एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहूंगा कि कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना हो तो उसके जो दो रूट्स होते हैं ना, उन रूट्स का समेशन हमें मालूम होना चाहिए, और हमें साथ साथ उनका जो प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमें मालूम होना चाहिए। तो बेटा ऐसा है ना, समेशन यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा दैट इज 16, एंड अल्फा इंटू बीटा जो है बेटा वो 25 हो जाएगा। और इस हिसाब से बेटा हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी, इस क्वेश्चन का इधर राइट आंसर पहले पार्ट में यहां पर बन जाएगा भाई। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 25, वहां पे 2 नेगेटिव में दे दिया तो वो गलत। और मैं एक चीज यहां पे देख पा रहा हूं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इसमें सेम टू सेम है यार। ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25, तो ये ऑप्शन बी और सी दोनों सेम ही है इसमें। तो ये आरटीपी में यार देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें काफी सारी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। आप पिछले अटेम्प्ट्स की भी आप देखिएगा, इनमें काफी सारी मिस्टेक्स वगैरह रहती हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जनरली ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता है। तो फिलहाल ये बी और सी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो दोनों ही मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए भाई, ठीक है। सो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास आता है कि हमसे बोला जाता है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है जिसके रूट्स अभी क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा, ये हमको यहाँ पर कह दिया गया। और हमें क्या फाइंड करने के लिए कहता है, कह रहे हैं वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा की पावर में -1, अल्फा इंटू बीटा की पावर में -1, बीटा इंटू अल्फा की पावर में -1। तो देखो इसका मतलब क्या है, अल्फा अपॉन में बीटा, और इसका मतलब क्या है, बीटा के अपॉन में अल्फा। यहां पर अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के अपॉन में अल्फा बीटा। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर हमें कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो हम अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा माइनस कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है माइनस में b बाई ए। माइनस देखो यहाँ पे माइनस b मेरे लिए 3 है, a मेरे लिए यहाँ पे 2 है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बाई ए। तो c की वैल्यू यहाँ पे 7 है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है। सो इनको मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गाइज मेरे पास माइनस में 3/2 है, उसका स्क्वायर करना है। ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास 7 अपॉन में 2 है। सो ये काम मैं यहाँ पे करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 4 ये बन जाएगा, और यहाँ पे 7 बन जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 9 माइनस में 28 के अपॉन में 4 रहेगा, और ये माइनस 19 के अपॉन में 4 हमको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। सो इन वैल्यूज को मैं वहाँ पुट करता हूँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस में 19 अपॉन 4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 7 अपॉन में 2। सो नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं माइनस 19 जो है अपॉन में 4 तो रहेगा, और ये 2/7 बन जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2, और ये माइनस में 19 अपॉन में 14 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ बन गया है राइट आंसर। जैसे ये हुआ है भाई, क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन 3 भी जो है यहाँ पर देखो हमें ना
P बाई क्यू इक्वल्स टू माइनस में 2/3 दे रखा है, माइनस में 2/3। तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, आप P को ना P, क्योंकि हमें P अपॉन में Q दे रखा है माइनस में 2 और अपॉन में 3, तो आप एक काम करो, आपने सिंपली जो है उस एक्सप्रेशन में बेटा आपको P की जगह पर -2 पुट कर देना है और Q की जगह पर बेटा आप लोगों को 3 पुट कर देना है। नीचे वही P की जगह पे -2 और Q की जगह पर आप 3 पुट कर दीजिए। देख सकते हैं P की जगह पे -2 और Q की जगह पे 3, तो देख सकते हैं P की जगह -2 और Q की जगह +3 और ये -3। सो ये बन जाएगा -4 +3, नीचे आ जाएगा -4 और -3, ये बनेगा -1, नीचे -7 और ये बन जाएगा +1/7। तो ये C मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पर बन जाएगा राइट आंसर। ये हुआ। देन नेक्स्ट हमारे पास लॉग का क्वेश्चन पूछा गया है और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देख सकते हैं यहाँ पर आप कि कॉमन लॉग की यहाँ पर बात हो रही है, सबके बेस में 10 है, राइट, और पूरे की पावर में x भी लिखा हुआ है। ओके चलो ठीक है, पूरे की पावर में x भी लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं ये अंदर वाले हिस्से की वैल्यू को मैं यहाँ पर एक बार सॉल्व कर लेता हूँ और देखता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है, इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए। सो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये है लॉग और ये आगे है √25। √25 का मतलब आप जानते हैं कि ये होता है 5, √25 की वैल्यू 5 होती है, माइनस में है लॉग और ये 2 का क्यूब होता है 8 और फिर प्लस में है लॉग और 4 का स्क्वायर होता है 16, पूरे होल की पावर में यहाँ पर ये x लिखा हुआ है। और अब जो है मैं इस 5 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 8 से और उसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 16 के साथ, पूरे होल की पावर में मैंने x लगा दिया। इसका रीज़न आप जानते हैं कि log a माइनस log b है तो log a बाई b बन जाता है, बट वे log a प्लस log b हो तो log a इंटू b हो जाता है ना। तो ये माइनस की वजह से वो डिवीजन में आ गया, प्लस की वजह से वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो यहाँ पर ये बन जाएगा log, आप देखेंगे 8 से 16 कटेगा 2 और 5 इंटू 2 करेंगे 10, पूरे होल की पावर में x, और क्योंकि बेस में 10 है तो ऐसी सिचुएशन में जब ये दोनों सेम टू सेम हो जाते हैं तो ये 1 हो जाएगा, पूरे होल की पावर में x रहेगा और आंसर हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो ये C जो है ये मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, पैसा 10 साल में डबल हो जाता है। द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ, बताइए अगर 10 साल में पैसा डबल हो रहा है तो ट्रिपल होने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो कुछ नहीं बोला तो हम सिंपल इंटरेस्ट मान के चलते हैं, आपके मॉड्यूल का ये क्वेश्चन है। और अगर आपने मेरे फाइनेंस का अगर आपने वन शॉट देखा बेटा तो वहां पर मैंने एक बात आपको सिखाई थी कि सिंपल इंटरेस्ट की सिचुएशन में अगर पैसा डबल करना है तो यहां पर याद रखिएगा t इक्वल्स टू होता है 1/r एंड r इक्वल्स टू होता है 1/t। एक ही ट्रिक के तौर पर आप बच्चों ने याद रखा होता है। वही अगर मैं बोलूं कि पैसा अगर मुझे ट्रिपल करना है तो ट्रिपल करने के लिए क्या ट्रिक होती है कि t इक्वल्स टू होता है 2/r एंड r इक्वल्स टू होता है 2/t। हाँ, r जो वो डेसिमल्स में है, r की जो वैल्यू है वो आपको डेसिमल में रखनी होती है। तो इसने बोला अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, 10 साल में पैसा डबल हो रहा है। अगर 10 साल में पैसा डबल हो रहा है तो पक्की बात है r की जो वैल्यू है वो 0.1 है। 0.1 परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10% बन जाएगा। अब इसने क्या बोला, नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ, ट्रिपल कितने टाइम में होगा, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए मैं क्या बोलूँगा, 2 को डिवाइड कर देंगे r से, r की वैल्यू 0.1 आई और ये 20 ईयर्स जो है वो आपके इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर ये बन जाता है। तो इसमें इतना ही कुछ करना था और कुछ खास इसमें नहीं था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि द इफेक्टिव रेट इक्विवेलेंट टू अ नॉमिनल रेट, नॉमिनल रेट हमें दे रखा है 6%, कंपाउंडेड वो भी मंथली, कंपाउंडेड वो भी मंथली हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये नॉमिनल रेट दे रखा है। नाउ वी हैव टू फाइंड द इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट बेटा हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो इफेक्टिव रेट का एक फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखा हुआ है 1 + r/m, पूरे होल की पावर में m-1। तो यहाँ पर बेटा r की जगह पर जब मैं 0.06 लिखूंगा, बट मंथली होने की वजह से उसको 12 से डिवाइड भी करेंगे, पावर में 12 लिखेंगे और -1 करेंगे। तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर कैलकुलेटर की हेल्प से मैं फाइंड कर लेता हूँ। देख सकते हैं कैलकुलेटर मेरे पास है। 0.06 को डिवाइड करना है पहले 12 से, उसमें ऐड करना है 1, तो 1.005 हो जाएगा। उसकी पावर में 12 चाहिए तो मैंने मल्टीप्लाई मैंने प्रेस किया, पावर में 12 के लिए मैं 11 टाइम्स इक्वल टू दबाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
ये आ गया मेरी स्क्रीन पे, उसमें से माइनस कर दूंगा 1 और ये बन जाएगा 0.0616, जिससे अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं बेटा तो ये 6.16% मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ बन जाएगा राइट आंसर। ये होता है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। 7th में क्या बोला गया है, कहता है भाई कि व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ आर मुझे फाइंड करना है, इफ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 2784 इन 4 ईयर्स, 4 साल में पैसा हो जाएगा 2784 रुपए, एंड 2688 इन 3 ईयर्स। ये मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया गया है। कह रहे बताइए कि जो हमारा जो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होना चाहिए, ये हमसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो यार इस क्वेश्चन के लिए ना देखो आपको एक फॉर्मूला भी हमने बता रखा है कि अगर आर सिंपल इंटरेस्ट अगर फाइंड करना है, दो अमाउंट अगर आप लोगों को दे रखी हैं तो आप क्या करो, उन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है उसको निकाल लो, उसको निकाल लो भाई, ठीक है। आप जो है उसके बाद जो है आप a1 की मल्टीप्लाई t2 से कर लो और उसके बाद जो है a2 की मल्टीप्लाई t1 से कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो आपको r मिल जाएगा जी, आपको r डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें यहाँ पे ये हमारे लिए t1 है, ये मेरे लिए यहाँ पे t2 है, ये मेरे लिए a1 है और ये मेरे लिए a2 है। तो इस ट्रिक को लगा के आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना है, 2784 में से माइनस किया 2688 डिवाइडेड बाय a1 इंटू t2, यानी कि 2688 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है और 2784 की मल्टीप्लाई मुझे 3 से करनी है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। मेरे पास कैलसी है और मैं 2784 में से माइनस कर लेता हूँ 2688। न्यूमरेटर में 96 आ रहा है और नीचे देख सकते हैं 2688 मल्टीप्लाइड बाय 4, यह आया 10,752 माइनस 2784 में से मल्टीप्लाई किया 3 से, यह आया 8,352। ऊपर 96 चल रहा है, नीचे माइनस 10,752, ये हमारा 2400 आ रहा है और इसको भी डिवाइड कर लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 96। ये मेरा आ गया ये मेरा आ गया यहाँ पर 0.0399, जिससे कि अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट 3.99% समथिंग कुछ मेरा ये बन रहा है। और 3.99% जो है बेटा वो मेरा बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आ जाता है। तो ये तो हो गया भैया इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका, जिसको ये फॉर्मूला याद है वो इसको ऐसे कर सकता था, ठीक है। इसको लगा के आप डायरेक्टली अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो बच्चा कह रहा है सर हमने तो ऐसे नहीं पढ़ा, हमने तो ऐसे नहीं पढ़ा जी, आपने ऐसे नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या कर रखा होगा, आप ये सोचिए कि आपको सबसे पहले ना एनुअल इंटरेस्ट निकालना है। एनुअल इंटरेस्ट वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका होता है कि a2 में से माइनस कर लो a1 और t2 में से माइनस कर लो t1। तो अब देखो 2784 में से माइनस कर लो क्या 2688 और उस 4 में से माइनस कर लो 3। तो इसको सॉल्व करके बेटा आपको जो है ये ऊपर आई थिंक 96 हमने निकाल रखा था ना, 2784 माइनस 2688, ये 96 और नीचे 1। तो हर साल जो है बेटा आपका जो एनुअल इंटरेस्ट है एक साल का जो इंटरेस्ट है वो आपका क्या बन जाएगा, 96 बन जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो 2688 है ये अमाउंट है 3 साल के एंड में, 3 साल के एंड में अमाउंट का मतलब क्या है कि इस 2688 में 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होगा। ये जो A3 है 2688 इस पे 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ा होगा, इसमें प्रिंसिपल भी जुड़ा होगा प्लस 3 साल का इंटरेस्ट भी जुड़ा होगा। तो 2688 आपका आ जाएगा। प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है बट 3 साल का इंटरेस्ट यानी 96 इंटू 3, और इसको सॉल्व करके बेटा आपका यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा 96 इंटू 3 माइनस में 2688 और ये आपका आ गया 2400, ये आपका आ गया 2400, राइट। अब आपको मालूम है कि I इक्वल्स टू क्या होता है PRT। एक साल का इंटरेस्ट आपका 96 है, 2400 रेट आपको मालूम नहीं है, टाइम एक साल का है। तो यहाँ से R की वैल्यू बेटा आप क्या है 96 को डिवाइड कर देंगे 2400 से और ये आपका 0.04 आ जाएगा विच इज एग्जैक्टली
4%। तो इस ट्रिक के थ्रू भी बेटा आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते थे, जिसमें आपने पहले प्रिंसिपल फाइंड कर लिया, प्रिंसिपल मिल गया, तो आप डायरेक्टली फिर इस 96 को 2400 से डिवाइड कर लो, वही आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो अब जैसा भी आपको ठीक लगे दोनों में से, उस तरीके से बेटा आप इसको कर सकते हैं जी। ये क्वेश्चन बेटा हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, कह रहे कि बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड्स 3 हेल्पर्स एंड 10 men अप्लाई। भाई अप्लाई जो किया है 10 लोगों ने अप्लाई किया है, बट बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को जो हेल्पर चाहिए वो 3 ही हेल्पर चाहिए। तो 10 में से मुझे सेलेक्ट करने हैं सिर्फ 3, तो 10C3 यहां पे लगा लो, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 10 9 8 7, नीचे 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 और 7 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, 72 और 6 12 और 120। सो 120, तो ये 120 जो है डी मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हमसे, ये भी मॉड्यूल का लग रहा है यार, एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी। 12 क्वेश्चंस हैं जिसको हमने 2 हिस्सों में बांट रखा है, पार्ट 1 और पार्ट ए और पार्ट बी। इस पार्ट ए में 7 क्वेश्चंस हैं, पार्ट बी में पक्की बात है 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। एक कैंडिडेट को पूरे 12 नहीं करने, उसके पास 8 ही क्वेश्चन करने हैं, बट एक कंडीशन है कि सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। हर पार्ट से कम 3 क्वेश्चन जरूर करने हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले पार्ट से अगर 3 क्वेश्चन करें तो दूसरे पार्ट से उसको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पहले पार्ट से 3 क्वेश्चन करोगे तो दूसरे पार्ट से 5 क्वेश्चन कर लो, बट अगर, क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चंस करने थे, बट अगर मान लो पहले पार्ट से अगर मैं 4 क्वेश्चन करता हूं तो दूसरे से भी 4 कर लो। पहले पार्ट से अगर मान लो मैं 5 क्वेश्चन करता हूं तो दूसरे पार्ट से 3 क्वेश्चन कर लो। तो कुल मिला के 8 क्वेश्चन हमें करने। तो ये सब वो पॉसिबिलिटीज हैं जी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकती कि मैं पहले पार्ट से 6 कर लूँ और दूसरे से 2 कर लूँ, क्योंकि कंडीशन लगी हुई है कि हर पार्ट से कम 3 क्वेश्चन जरूर करने हैं। तो इस हिसाब से भाई देखो एक क्वेश्चन अब हो जाएगा, हमें इसको फाइंड करना है। तो 7C3 इंटू 5C5 प्लस 7C4 इंटू 5C4 प्लस फिर 7C5 इंटू 5C3। तो ये मैं इसको सॉल्व करता हूँ भाई। 7C3 की वैल्यू कितनी होती है यार, ये तो 1 हो जाएगा। 7C3 7C4 दोनों सेम ही होते हैं, तो 35 हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये 1 हो गया क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पर भी 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और ये 5C4 तो 5 होता है। 7C5 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना बन जाएगा, 7 6 42 7 6 5 35, और ये भी 35 इंटू 5, और ये 7 6 42 और ये 21 इंटू 5 चौक 20 10, तो 35 35 70 175 और 210, करेक्ट है। 420, तो ये बिल्कुल ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन हो गया, उसमें भी राइट आंसर 420 ही आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बेटा हमारे इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट में फिर 10th क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक सेट ए है जो कि इन्होंने ढंग से नहीं बनाया, इसमें करली ब्रैकेट लगता है जी। तो एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है, ओके। देन ए माइनस सी इंटू बी, बताओ क्या होगा। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ ए माइनस सी का मतलब क्या है, तो ए माइनस सी का मतलब क्या है कि ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो दो ए और सी दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या है, सी के पास 1 3 5 है, 1 ए के पास भी है 1 उसके पास भी है, 3 इसके पास भी है 3 उसके पास भी है, 5 इसके पास भी है 5 उसके पास भी है। तो ए में से ए और सी का इंटरसेक्शन हटा दो बेटा, तो क्या बचेगा, सिर्फ तो 2 बचेगा और एक 4 बचेगा। 1 हटा दिया, 3 हटा दिया, 5 हटा दिया, तो ये सिर्फ 2 बचेगा और 4 बचेगा। अब उस a माइनस सी का क्रॉस करना है b के साथ, यानी कि 2 4 का क्रॉस करना है b के साथ, और b की वैल्यू भी 2 4 ही है। तो ये 2 2 2 4 4 2 4 4, ये 4 एलिमेंट जो हैं बेटा मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। तो ये तो गलत है, ये गलत है, 2 2 2, ये 5 आ गया, इसमें गलत है, 2 2 2 4 4 2 4 4। तो ये ऑप्शन डी हमारे
इस क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर रहेगा। ये होता है। फिर नेक्स्ट में बोलता है भाई हमसे कि फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, दिस इज द फंक्शन, और एफ एक्स इक्वल्स टू बोल दिया कि ये 10x माइनस 7 के इक्वल है, और gx जो है वो f इनवर्स के इक्वल है। तो कह रहे बताओ gx क्या होगा। gx फाइंड करने के लिए कह रहा है, यानी कि मुझे f इनवर्स x फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इनवर्स फाइंड करना है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने का तरीका होता है कि उसमें आप fx की जगह पे y लिख दो, और यहाँ से ना अब आप इस x की वैल्यू को निकालो। कैसे निकालोगे, उस 7 को लेफ्ट में ले आए, राइट में 10x बचेगा, और x की वैल्यू y प्लस 7 के अपॉन में हमारा ये 10 आ जाएगा। तो ये इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं f इनवर्स y, बट हमें तो f इनवर्स x चाहिए। तो सिंपली y की जगह पे x पुट कर दो, x प्लस 7 अपॉन में 10। तो x प्लस 7 अपॉन में 10, ये ऑप्शन सी जो है वो मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पे बनेगा राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 9 प्लस 1 अपॉन में 27 डॉट 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 डॉट, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स तक अगर हम चलते हैं तो कह रहे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो वैसे तो देखो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाना है। जैसे 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 1/3 ऑलरेडी छोटा नंबर है, 1/9, 1/27 छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो ऐसे 5-6 टर्म तक इसको आप ऐड कर दो, है ना। जैसे 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/3, फिर 1/9, फिर 1/27, फिर 1/81, फिर 1/243, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो आंसर इसका जो है, आगे के अब जितने नंबर हैं वो नेग्लिजिबल नंबर होते हैं जिनको इग्नोर कर सकते हैं, उसके और भी आगे नंबर होंगे। तो जैसे मैं देखो कैल्सी में दिखा देता हूँ आप लोगों को करके। जैसे 1/3 की वैल्यू 0.33 है, इसको मैंने डाल दिया मेमोरी में। फिर 1/9 की वैल्यू 0.11 है, इसको मैंने डाल दिया मेमोरी में। फिर 1/27, इसको मैंने डाल दिया मेमोरी में। फिर 1/81, इसको भी मैंने डाल दिया मेमोरी में। फिर 1/243, उसको भी मैंने डाल दिया मेमोरी में। लास्ट में ना MRC कर लो, सबको प्लस करके क्या आ रहा है 0.4979, 0.4979। तो 0.4979 में आप देख सकते हैं, जैसे ये है 0.5, जैसे 0.33, ये है 2 और ये है 1। तो वो जो मेरा इसका आंसर आ रहा था 0.4979 के क्लोज आ रहा था ना। तो वो सबसे क्लोज इसमें देखो किसके है, आप देखेंगे सबसे क्लोज जो है बेटा वो इस ए के जो है वो यहाँ पर होने वाला है। तो ये ए ही मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। बट अगर आप बोलेंगे नहीं सर हमको तो इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, तो उस सिचुएशन में बेटा इनफाइनाइट जीपी के लिए फॉर्मूला होता है समेशन का a अपॉन में 1 माइनस आर, a अपॉन में 1 माइनस आर। तो आप देख सकते हैं इसमें a जो हमारा है वो है 1/3, और कॉमन रेशियो भी इसमें जो है वो 1/3 है। तो a की जगह भी 1/3 लिखूंगा, r की जगह भी 1/3 लिखूंगा। तो ये 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 ये 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होके 1/2 मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। सो ये हुआ भाई। फिर नेक्स्ट में हमसे बोला गया है कि द फंक्शन एफ एक्स क्या है हमारे पास, x² माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3। कह रहे दिस इज अनडिफाइंड एट x इक्वल्स टू 3। सही बात है, अगर मैं x की जगह में अगर मैं 3 पुट कर लूंगा तो 3 माइनस 3 नीचे 0 आ जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कह रहे व्हाट वैल्यू मस्ट बी असाइंड टू f3 सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। अब देखो भाई कॉन्टिन्यूस होने के लिए एट x इक्वल्स टू 3, कॉन्टिन्यूस होने के लिए देखो आपकी जो फंक्शनल वैल्यू है ना वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल। अब f3 निकालना है तो आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो। अब लिमिट कैसे निकालते हैं भाई, x टेंड्स टू 3, fx की जगह पर आप लिख लो क्या, x² माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3। ठीक है जी, x टेंड्स टू 3, वो जो 9 है उस 9, देखो यहाँ पे समझना बात को, x² माइनस 9 का मतलब क्या है, x² माइनस 3 का स्क्वायर, और x² माइनस 3 के स्क्वायर का मतलब क्या है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में उस x² माइनस 9 की जगह लिख दूंगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, नीचे x माइनस 3। सो x की जगह 3 पुट कर लो, 3 प्लस 3, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्या, 6 हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू अगर 6 है तो फंक्शनल वैल्यू भी 6 ही होनी चाहिए यार।
तो ये 13 था भाई। फिर 14 देखो, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी इजी क्वेश्चन। क्या बोलता है हमसे कि करे डी वाई बाई डी एक्स बताओ क्या होगा। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म है यार, एक्स टी के टर्म्स में, वाई भी टी के टर्म्स में। तो यहाँ सिंपल तरीका होता है कि वाई का डेरिवेटिव ऊपर कर लो, नीचे एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में नीचे लिख लो। तो जैसे देख सकते हैं वाई में देखो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नीचे एक्स का डेरिवेटिव 2t का 2 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल हो रही है, टी मेरे पास ओनली यहाँ पर बचेगा। सो ए हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ बन गया राइट आंसर। तो इसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हुआ। फिर देख सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्मेट हमें यहाँ पे दे रखी है, सॉरी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 2 तक है, ऊपर 2x है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कह रहे हैं इसको इंटीग्रेट करके बताइए इसमें क्या आना चाहिए। तो एक बात तो देखो मुझे मालूम है कि इसमें नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है। और यहाँ पर नहीं कि मतलब इंटीग्रेशन में ट्रिकी है कि कभी भी अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो, नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर कहाँ हो, ऊपर हमें देखने को मिलता है, तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एफ एक्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी। तो इस हिसाब से बेटा हमें यहाँ पर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर 2x है, तो मैं सीधा इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी यहाँ पे लिमिट है 2 से लेके 1। मैं क्या करूंगा, पहले मैं x की जगह पे 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, माइनस फिर x की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। तो ये log 5 माइनस log 2 हो जाएगा, जिससे बाद में log 5 के अपॉन में 2 भी लिखा जा सकता है। तो log 5 के अपॉन में 2, ये a मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर इधर बन जाएगा। तो इसमें भी दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, और 16 में भाई हमसे बोला गया है क्या, हमसे कहता है भाई कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लॉक इज कोडेड एज, क्लॉक की जो कोडिंग है वो हुई है 75276 एंड अर्थ इज कोडेड एज, अर्थ की जो कोडिंग हुई है दैट इज 83491। देन कोड की जो कोडिंग है वो क्या होगी, COAT की जो कोडिंग है वो क्या होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसमें एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि C के लिए जैसे यहाँ पर अगर C 7 असाइन हुआ है, तो दोबारा से C के लिए 7 ही असाइन हुआ है, राइट। और इस हिसाब से तो फिर मैं यहाँ पर C की जगह पर मैं 7 लिख देता हूँ। फिर O के लिए इन्होंने असाइन किया 2, तो मैं यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। A के लिए इन्होंने लिखा 3, A के लिए इन्होंने लिखा है 3, तो मैं 3 लिख देता हूँ। और T के लिए इन्होंने लिखा है 9, तो मैं 9 लिख देता हूँ। तो 7239 शुड बी द राइट आंसर, 7239। एक बार चेक कर लेना भाई, कोई मिस्टेक वगैरह हो तो कमेंट करके आप लोग मुझे करेक्ट कर देना, मिस्टेक वगैरह हो सकती है भाई, ठीक है। अरे बुरा मत मानना क्या मिस्टेक कर दी, बताओ। चलिए ये होता है भैया। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे, कह रहा फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज देखो क्या, 2 है, 7 है, 16 है, 29 है, एंड डॉट 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 करके फिर 67 आया और फिर 92 आ गया। अच्छा, तो इसमें ये जो मिसिंग टर्म है यहाँ क्या होना चाहिए, मुझसे ये पूछा जा रहा है। तो मैं एक बार पहले जरा देखता हूँ क्या पैटर्न बन रहा है भाई। इसमें इनके बीच में 5 का गैप है, इनके बीच में 7 16 9 का गैप है, इनके बीच में 13 का गैप है। तो एक बात साफ पता चल रही है भाई, गैप एक AP में इंक्रीज हो रहा है। 5 4 9, 9 और 4 13। देखो 5 में 4 जोड़ो 9, 9 में 13 जोड़ो, 9 में 4 जोड़ो 13, तो 13 में 4 जोड़ के यहाँ पे 17 आना चाहिए भाई। तो 29 में 17 तो जोड़ेंगे तो ये 46 बन जाएगा। फिर पक्की बात है यहाँ पे 21 का गैप होना चाहिए, तो 46 एंड 21 56 66 67, देन यहाँ पे 25 होना चाहिए। सो 72 82 92 करेक्ट एकदम। सो गाइस 46 ये जो है हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पर बन जाता है राइट आंसर। फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है भाई। इसमें कह रहा है कि ना सर्टेन लैंग्वेज मेंशन इज रिटन एज, अच्छा भाई यार ये तो लिख लेते हैं, चलो आ जाओ। मेंशन को जो है लिखा गया है क्या, NFOUJPO, द कोड ऑफ मिस्टीफाई। कह रहे हैं मिस्टीफाई को हम क्या लिखेंगे, मिस्टीफाई, मिस्टीफाई को क्या लिखा जाएगा, मिस्टीफाई। तो मैं यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करता हूँ।
ई, हाँ देखो हो गया ना, ए बी सी डी अगर आप पढ़ेंगे तो एम के बाद एन आता है, ई के बाद एफ आता है, आई जे के एल एम एन ओ, एन के बाद ओ आता है, तो एक एक ऐड करते रहो, एस टी यू आई जे ओ पी एन एम एन ओ पी, एन के बाद ओ आता है ना, तो एक एक ऐड करना है, तो आई जे के एल एम एन वाई जेड एस टी यू, आई के बाद जे, एफ के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी, और वाई के बाद आता है जेड, तो एन जी टी जे, एन जी टी, अरे बाप रे, जे जी जेड मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, जी है तो देखो ऑप्शन ए ही सही, बट एन जी टी, अच्छा ये यू है, एस टी, हाँ ये यू है यार, मैं खुद की ही राइटिंग नहीं समझ पा रहा हूँ, सॉरी, तो जे जी जेड, हाँ तो ये हो गया भाई, तो ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। फिर हमसे देखो क्या बोला गया है कि अनिल स्टार्टेड वॉकिंग 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देखो आपको मालूम होना चाहिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ठीक है जी, तो अनिल मान लेते हैं यहाँ पर अनिल है, और ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, और कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉकड 3 किलोमीटर्स, देन वो यहाँ से लेफ्ट हो जाता है और 3 ही किलोमीटर वॉक करता है, अगेन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वॉक करता है भाई, ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स ही वॉकड इज, तो 5 3 8 5 13, 13 किलोमीटर इसने टोटल वॉक कर लिया भाई, 13 किलोमीटर जो इसने टोटल वॉक कर लिया है, बस ये पूछा है। देन स्टार्ट वॉकिंग 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न लेफ्ट, वॉक 3 किलोमीटर 5 3 8, देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, देन टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स ही वॉकड, तो सिंपल हो गया, 5 5 10 3 13, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी है, तो ये भी हो गया भाई। फिर क्या है, राजू स्टार्टेड वॉकिंग 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो देखो आपको मालूम है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो राजू जो है वो गया 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज होम, यहां पर उसका होम है, ठीक है, ही टर्न्ड राइट एंड वॉकड 5 किलोमीटर, टर्न्ड राइट एंड वॉकड 5 किलोमीटर टू द साउथ टू रीच हिज स्कूल, यहां पर उसका स्कूल हो गया, ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम, अब बताओ उसके घर से अगर देखें तो उसका जो स्कूल है वो किस डायरेक्शन में है, तो बेटा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो क्या इसको हम साउथ ईस्ट बोल सकते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन बेटा हमारा यहाँ पर ये बन जाता है साउथ ईस्ट, तो इसमें भी दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। फिर 21 में बोला गया कि L इज द वाइफ ऑफ N, N की जो वाइफ है वो L है, अच्छा भाई, P इज द सन ऑफ N, N का जो सन है वो है P, सन है, ओके भाई, K इज द ब्रदर ऑफ N, K का जो ब्रदर है, K इज द ब्रदर ऑफ N, N का ब्रदर K हो गया, K इज द ब्रदर ऑफ N, ओके, एंड फादर ऑफ O, K जो है वो ब्रदर ऑफ N है एंड फादर ऑफ O है, तो इसका भी कोई बच्चा है जी O, फादर ऑफ O, अब O का जेंडर क्या है वो मुझे नहीं मालूम, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ P एंड O, कर इस P और O के बीच में क्या रिलेशनशिप होने वाली है, तो क्या मैं बोल दूं कि ये दोनों आपस में भाई बहन हो सकते हैं, है ना, देखो अंकल तो नहीं है, ब्रदर भी नहीं है, कजन मैं इनको यहां पर कह सकता हूं यार, ठीक है, नेफ्यू भी नहीं है ना, अब कजन है, चचेरे भाई बहन हो गए, है ना, चचेरे हो गए भाई बहन, तो ये हमारे कजन हो जाएंगे बेटा, है ना, अब जो भी हैं कजन है, ठीक है, ब्रदर तो नहीं है जी, क्योंकि फिलहाल इस ओ का भी मुझे जेंडर फिलहाल यहाँ पर मालूम नहीं है, तो ये सी हो जाएगा जी। फिर कह रहे कि द स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉन इक्वल, तो देखो एक बात समझना, स्टैंडर्ड एरर बेसिकली क्या है, एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी सैंपल में एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो सैंपल साइज होता है ना, सैंपल साइज जितना बड़ा रखोगे ना एरर उतने कम होते हैं, इस बात को तो हम जानते हैं, है ना, कि जितना ज़्यादा सैंपल का साइज होगा एरर उतना कम होगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है ना बेटा, यहाँ पे सैंपल साइज बड़ा है तो एरर कम है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा ये बन जाता है, और अदरवाइज फॉर्मूला भी देखो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन अगर आपको निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप डिवाइड कर रहे हो रूट एन से, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप डिवाइड कर रहे हो
रूट n से। तो ये जितना n को आप बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप n को बढ़ाएंगे, ये पूरा ओवरऑल उतना छोटा होगा। और डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ होगी तो इसलिए इन्वर्सली बोलेंगे, और न्यूमरेटर में जो होगा उसके लिए हम डायरेक्टली बोलेंगे। तो इसलिए भाई इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा यार। फिर 23 में बोलता है, 23 देखो अभी क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपका ये जनवरी अटेम्प्ट में पूछा गया था, और ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बस ये नाम वगैरह सब चीज़ बदल बदल के एग्जाम में पूछ लिया करता है। कह रहे कि आउट ऑफ 1000 पर्सन 40% आर फीमेल। देखो कुछ मेल होंगे, कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे, ठीक है जी, कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगी। अब इस क्वेश्चन में एक बात याद रखिएगा, पक्का कुछ और भी मेल फीमेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर दे रखी होगी, पक्की बात है, पक्का हमको कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। तो 1000 में से क्या बोला गया, 1000 में से क्या बोला गया है कि 40% आर फीमेल, फीमेल 1000 में से 40% यानी कि 400 हैं, तो बाकी 600 क्या है वो मेल होंगे, ये बात ठीक है जी। फिर क्या बोलता है कि इन अ मैरिज फंक्शन 300% एंजॉयड द सॉन्ग। अब देखो ये आ गया एंजॉयड द सॉन्ग वाली बात। तो कुछ लोग सॉन्ग को एंजॉय करेंगे, कुछ लोग नॉट एंजॉय करेंगे, कुछ तो सॉन्ग को एंजॉय करेंगे और कुछ नहीं करेंगे भाई। तो क्या बोलता है कि इन अ मैरिज 300% एंजॉयड द सॉन्ग। कितने लोगों ने सॉन्ग को एंजॉय किया, 300 लोगों ने एंजॉय किया, उसमें मेल फीमेल सब आए होंगे। तो पक्की बात है 700 लोगों ने सॉन्ग को एंजॉय नहीं किया होगा। अब क्या बोलता है 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट एंजॉयड द सॉन्ग वर फीमेल। जिन्होंने सॉन्ग को एंजॉय नहीं किया था उसका 30% कौन है, फीमेल है। 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट एंजॉयड द सॉन्ग, हु हैड नॉट एंजॉयड द सॉन्ग वर फीमेल। जिन्होंने सॉन्ग को एंजॉय नहीं किया था उसका 30% फीमेल है। तो 700 का 30% क्या होता है बेटा, 7 21 210, दे आर फीमेल। तो बाकी 70% ने एंजॉय किया होगा भाई, तो यानी कि 750 490 यहाँ आ जाएगा। बाकी अब आप इसको इसके थ्रू आप देख सकते हो, 600 में से 490 माइनस कर लो, ये 110 आ जाएगा। 400 में से 210 माइनस कर लो तो ये आपका 190 आ जाएगा। टोटल करके देख लो 300 बनेगा, टोटल करके देख लो 700 बनेगा, ऐसे करके देख लो ये आपका कंप्लीट 1000 बन जाएगा। पूछा क्या गया है नाउ, व्हाट इज being asked in the question, what is the number of male who did not enjoy the song in the function? Male who did not enjoy the song, that is 490। ये मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। और भी कुछ कह सकता था कि नंबर ऑफ मेल हु enjoyed the song, नंबर ऑफ फीमेल हु enjoyed the song, ऐसे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए ये हुआ, कह रहा कि फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 4 एंड 6। हार्मोनिक मीन चाहिए, 3 ही नंबर है, तो 2 का रेसिप्रोकल, 4 का रेसिप्रोकल एंड 6 का हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। बाकी यहाँ तो कैल्सी की हेल्प से भी कर सकते हैं और खुद वैसे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। 2 का रेसिप्रोकल, 4 का रेसिप्रोकल, 6 का रेसिप्रोकल, GT दिस इज 3/0.91666, उसका भी रेसिप्रोकल और उसकी मल्टीप्लाई विथ 3। सो ये बन गया भाई हमारा 3.2727। तो 3.2727 जो है वो विच इज़ नियरेस्ट टू ए, ये ए ऑलमोस्ट मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। और अगर मैं सीधा एलसीएम लेके करता तो क्या होता यार, तब ये क्या बनता भाई, पर 3 रहता, 2 4 का एलसीएम 4, 4 और 6 का एलसीएम 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 2, 12 3 36, 6 3 9 2 11, 36 को डिवाइड किया 11 से तब भी 3.27 ही आ रहा है। तो वो ए ही मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा बेटा, ठीक है। फिर कहते हैं कि इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 13 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। मोड 13 होने का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा 13 ही रिपीट हुआ होगा। तो जरा एक बार देखते हैं, 13 एक बार है, 13 2 बार है, 13 3 बार है। अच्छा कोई और भी नंबर है जो और रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 8 भी एक बार, 8 एक और बार और 8 एक और बार। तो आप एक बात यहाँ पे समझिएगा, 13 भी 3 बार है और 8 भी 3 बार है। तो इसमें तो दिक्कत क्या हो गई कि भाई अब 13 तो फिर ऐसे मोड नहीं बन पाएगा ना, 8 मोड बन पाएगा। बट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 13 इज द मोड। तो इस सिचुएशन में समझ जाओ कि ये जो अकेला ये जो x के टर्म्स में जो नंबर बच गया ना, कन्फर्म है वो खुद भी 13 के इक्वल रहा होगा, वो खुद भी 13 के इक्वल रहा होगा। अगर ये 13 के इक्वल होगा तो 13 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार आ जाएगा और ऐसे में वो मोड बन जाएगा। तो ये 2x + 3 को मैंने 13 रखा,
तो 2x की वैल्यू 10 हो जाएगी और x की जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। तो x की वैल्यू मेरी यहाँ पर बन जाएगी 5। सो ये क्वेश्चन भाई मेरा यहाँ बन जाएगा, इसमें भी दिक्कत नहीं बनती। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो बेटा ये याद रखेगा तो मीन ही है यार, अर्थमेटिक मीन सबसे बेस्ट होता है। अगर बोले कि फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज, अर्थमेटिक मीन इज 30, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2, देन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV हमको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100, तो यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। बेटा अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो एक तरह से देखा जाए 200 को डिवाइड करना है 30 से, तो ये 6.66 मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर होना चाहिए, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कह रहे कि द मीन डेविएशन इज, अब देखिए व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन, तो ये याद रखने वाली बात है कि जब भी मीडियन से आप डेविएशन लेते हो तो मीन डेविएशन बेटा आपका मिनिमम आता है। ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर ये बात आप लोगों ने समझी होगी कि जो xi माइनस m जो होता है ना, इसका समेशन ये मिनिमम होता है भाई, ये मिनिमम होता है। इसके मिनिमम होने की वजह से जो मीन डेविएशन है वो भी मिनिमम हो जाता है, तो ये भी बेटा हो जाता है। फिर अगले में कहता है कि ओजीव इज यूज्ड टू फाइंड, ओजीव की हेल्प से बेटा मिलता है मीडियन, ओजीव की हेल्प से मिलता है मीडियन, हिस्टोग्राम की हेल्प से मिलता है मोड, ये ध्यान रखिएगा। फिर 30th में कह रहा है कि अ पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ 7 मेंबर्स, पॉपुलेशन में 7 लोग हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल साइज ऑफ 3, सैंपल साइज 3 का, वो भी विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो विद रिप्लेसमेंट की सिचुएशन में बेटा आपका फॉर्मूला है n कैपिटल n की पावर में स्मॉल n, तो 7 की पावर में 3, तो ये 343 हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। 30 क्वेश्चन पे हमसे यहाँ पर पूछे गए हैं और ये सबके सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पर किए। कमेंट करके बताइएगा कि इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों को आते थे, कैसा लगा बेटा आपको आरटीपी क्वेश्चन, क्या इसके अच्छे थे या खराब थे, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं बेटा आपसे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।